नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ इस समय कोविड-19 के प्रकोप से गुजर रहा है। हालात बिगड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ एक विकासशील राज्य है जहां संसाधन सीमित हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों के बीमार पड़ने से स्वाभाविक तौर पर आपात स्थिति बन गई है। सरकार अपने स्तर पर जो बहुत अच्छा हो सकता है वो करने का प्रयास कर रही है और आगे क्या करने जा रही है इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। बघेल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी नमस्कार। चूंकि ये पेंडेमिक का समय है, दूसरी वेव जो है वो कहर ढा रही है, मौतों की संख्या बढ़ रही है। आपकी सरकार बहुत प्रयास कर रही है, जो बन सकता है अच्छे से अच्छा करने का आप प्रयास कर रहे हैं। जनता के मन में कई सवाल हैं, लोगों के मन में कई सवाल हैं, मीडिया के मन में कई सवाल हैं कि सरकार क्या क्या कर रही, वो भी हम जानेंगे। और आप क्या करना चाहते हैं, लोगों से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, मीडिया और बाकी लोग आपको किस तरह से सहयोग करें, उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी, मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप जो बात कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर से और सभी लोगों से, उसको एक बार आप कहें, फिर हम अपने सवालों का क्रम बढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो पहले जो कोरोना का प्रथम लहर जब आया था तो पीक में जो आंकड़े थे वो 3800 थे और अब जो सेकंड लहर आया है वो अभी लगभग 15,000 के आसपास ये आंकड़े आ रहे हैं और ये बेहद चिंताजनक भी है। और दूसरी बात यह है कि प्रथम लहर में जो सिम्टम थे कुछ और थे, लेकिन सेकंड जो लहर आया है उसके सिम्टम अलग है। पहले केवल सर्दी, खांसी, बुखार या फिर सर दर्द ये लक्षण थे, बाद में फिर सांस लेने की तकलीफ होती थी, लेकिन अभी इन लक्षणों के अलावा भी लूज मोशन भी हो रहा है और अचानक सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन लेवल सडनली डाउन हो जाता है, उसके बाद डेथ हो रही है। तीसरा जो अंतर आया है, पहले केवल बुजुर्ग लोग ही थे या फिर जो अन्य बीमारियों से इनको और ग्रसित थे उनको ये जल्दी पकड़ लेता था, लेकिन अभी वृद्धजनों और दूसरी बीमारियों से ग्रसित लोगों के अलावा ये नौजवान और बच्चों को भी ये ग्रसित कर रहे हैं। तो इसलिए अब जरूरी है कि नौजवान ये ना सोचे कि हमको कोरोना नहीं होगा या बच्चे, माता पिता ये ना समझे बच्चों को ये प्रभावित नहीं होगा। तो जरूरी ये है कि हम बच्चों को भी, घर के जो नौजवान हैं, किशोर हैं, उनको भी बचा कर रखने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं जानकारी देना चाहूँगा, पहले ये जनवरी में हम 22,000 तक के टेस्ट करते थे, फरवरी में ये 21,000 प्रतिदिन टेस्ट हो रहा था, फिर मार्च में बढ़ा के 30,000 किया, अब जाके 53,000 प्रतिदिन हम टेस्ट कर रहे हैं। और टेस्टिंग के मामले में आप देखेंगे कि तेलंगाना और महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ का नंबर आता है, जहां तेलंगाना में प्रति 10 लाख प्रतिदिन 2865 लोगों की टेस्टिंग हो रही है, महाराष्ट्र में 1993 लोगों की टेस्टिंग हो रही है और वहीं छत्तीसगढ़ में 1861 लोगों को प्रति 10 लाख प्रतिदिन टेस्टिंग हम कर रहे हैं। और यदि उस हिसाब से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश केवल 917 है, उड़ीसा 792 है, आंध्र प्रदेश 682 है और मध्य प्रदेश तो हमसे बहुत पीछे हैं, जहां हम 1861 प्रति 10 लाख प्रतिदिन हम कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में प्रति 10 लाख प्रतिदिन केवल 582 लोगों के टेस्ट हो रहे हैं। तो जितना हम टेस्टिंग कर रहे हैं उतने लक्षण कोरोना संक्रमित लोगों को पहचान कर पा रहे हैं और उतना इलाज भी हम लोग कर रहे हैं। वैक्सीन में आप देखेंगे, वैक्सीन लगाने में पूरे देश में हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो जो हेल्थ वर्कर है उनको 88% प्रथम डोज हमने लगाया है, 58% दूसरा डोज हम दे चुके हैं। उसी प्रकार से जो फ्रंटलाइन वर्कर है उसे 85% वैक्सीन लग चुका है और सेकंड डोज 49% लग चुका है और 45 से जो 60% उम्र के लोग वैक्सीन डोज दे दिया गया है। तो पूरे प्रदेश में अब तक के ये 14% से अधिक लोगों को ये वैक्सीन डोज दे दिया गया है और ये पूरे देश में, छोटे राज्य लक्षद्वीप जैसे केंद्र शासित राज्यों को छोड़ दें तो बड़े राज्यों में पूरे देश में सर्वाधिक टीकाकरण करने का काम यदि कहीं हुआ है तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। तो वैक्सीन में और टेस्टिंग में हम लगातार जोर दे रहे हैं
उसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ऑक्सीजन बेड है, पहले 2018 में केवल 205 था, अब वो 661 हो गया है। ऑक्सीजन बेड केवल 800 थे, अब बढ़ के 5000 हो गया है। और जनरल बेड केवल 5500 था, अब वो 13,500 है बेड थे, अब वो 20,000 के आसपास बेड बन चुके हैं। चाहे आईसीयू हो, ऑक्सीजन बेड हो, जनरल बेड हो, चाहे एचडीयू हो, ये संख्या लगातार हम लोग बढ़ाते ही जा रहे हैं। उसी प्रकार से कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि डॉक्टर स्टाफ की कमी है, तो मैं बताना चाहूंगा विशेषज्ञ 2018 में केवल 175 थे, अब बढ़ के 1818 हो गया है। स्टाफ नर्स 2580 थे, अब वो 4091 है। तो लगातार हमने विशेषज्ञों के, चिकित्सा अधिकारियों के, स्टाफ नर्स के और दूसरे जो स्टाफ है लगातार भर्ती भी किए हैं और अभी लगातार वो जारी भी है। अभी हमारे पास पहले 18,000 थे, अब बढ़ के 20,405 हमारे स्टाफ हैं, हेल्थ वर्कर हैं। इसके अलावा भी प्राइवेट सेक्टर में भी लोग इसका सहयोग कर रहे हैं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि अब प्राइवेट में भी उसे रेट तय कर दिया गया है। जो जनरल बेड है, ऑक्सीजन बेड है, आईसीयू बेड है, उसके भी रेट तय कर दिए गए हैं। और 20% बेड जो डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना है उसके तहत इलाज होगा, और आयुष्मान भारत के तहत दोनों योजना का लाभ जो वो कार्डधारी हैं वो इसका ले सकेंगे। ये व्यवस्था भी निजी क्षेत्र में कर दिया गया है। जहां तक लैब की बात है, लैब में भी हमने, जहां केवल हमारे पास एम्स में आरटीपीसीआर के टेस्ट हो रहे थे, अब उसको 7 लैब में टेस्ट हो रहा है और 4 लैब और बना रहे, निर्माणाधीन है। वो अप्रैल के आखिरी तक वो भी बन जाएगा। तो लैब की संख्या भी हम लगातार बढ़ाते जाना है। जैसा कि आपने कहा कि विकासशील राज्य है, फिर भी लैब तेजी से हम लोग निर्माण किए हैं और भी निर्माणाधीन है। तो इस प्रकार से इसकी वृद्धि की जा रही है। ऑक्सीजन की स्थिति यह है कि हमारे पास लगभग 27 फैक्ट्री है जो ऑक्सीजन उत्पादन करते हैं और दो प्लांट है जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। अभी जो आवश्यकता है, पहले 1 मार्च 2021 को केवल 199 मरीज को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती थी और 3.72 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपयोग में लाया गया। और अभी 15 अप्रैल की स्थिति में 5,898 व्यक्तियों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है, जिसमें 110 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपयोग हो रहा है। तो ऑक्सीजन की पूर्ति लगातार जारी है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हमारे पास 210 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन करने की हमारी क्षमता है और उपयोग हम 110 मीट्रिक टन कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है। उसी प्रकार से रेमडेसिविर की जब कमी पड़ी तो हमने यहाँ से 2 आईएएस अधिकारी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना भेजे थे। वहां से जाके उसकी पूर्ति करने की व्यवस्था की गई। और कल मैं आपके चैनल देख रहा था, उसमें दिखाया भी जा रहा था कि हम वैक्सीन लाते हुए आपने दिखाया है। तो लगातार हमारे अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं और सभी लोग लगे हुए हैं इस कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए। बहुत सारे लोग अफवाह फैला रहे हैं, उससे ध्यान न दें। शासन पूरी तरह से समर्पित भाव से काम कर रही है। साथ ही सामाजिक संगठन भी लगातार इसमें सहयोग कर रहे हैं और जैसे जिनके जितनी क्षमता है, कोई भवन दे रहा है तो कोई राशन की व्यवस्था कर रहा है, कोई ऑक्सीजन बेड बनवा रहा है। तो हर प्रकार से सहयोग सभी सामाजिक संगठन भी कर रहे हैं और उसे और प्रोत्साहित करने की जरूरत है। ये लड़ाई केवल शासन स्तर पे नहीं हो सकता, पूरे समाज के लोग, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग एकजुट होके लड़ेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना को पहले लहर की तरह इसे भी नियंत्रित करने में सफलता मिलेगी। भूपेश जी, मेरे 3 सवाल हैं जो लोगों के मन में भी हैं। जैसे कि आपने कहा कि जो यूथ है उनमें भी फैल रहा है, तो जो स्टडी बताती है यूथ ही बड़े सुपर स्प्रेडर के रूप में सामने आए हैं, क्योंकि उनको तो कम होता है और वो उनका जिस घर में होते हैं उन घर के बड़े लोगों तक पहुंचा रहे हैं उसके कारण। तो क्या आप प्रधानमंत्री से मांग करेंगे कि वैक्सीनेशन के लिए उम्र सीमा समाप्त हो? जी हाँ, ये वैक्सीनेशन के लिए जो 45 साल से ऊपर किया गया है, पिछले समय जब
बात हुई तो मैंने पत्र भी लिखा था, और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसमें भी बात मैंने की थी कि 18 साल के तक के इसको कर दिया जाए तो 70% से अधिक लोग इससे ये कवर हो जाएंगे, तो उसमें किया जाना चाहिए। उसके बाद फिर छोटे बच्चों को भी इसमें, किशोर लोगों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो जो आप कह रहे हैं कि ये उम्र की जो सीमा है उसे समाप्त किया जाना चाहिए, लेकिन जो वैक्सीन की जो आपूर्ति है वो ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, और जब एक सप्ताह के हम स्टॉक मांग रहे हैं तो हमको कभी हमारे पास 1 दिन का स्टॉक रहता है, कभी 2 दिन का स्टॉक रहता है। तो ये स्टॉक के कमी के कारण से भी प्रभावित हो रहा है। अभी तक के एक दिन में हमने अधिकतम 3,26,000 वैक्सीन हमने लगाया है, और हमारी क्षमता 4 लाख की है। यदि इतना मिले तो हम वैसे भी जल्दी से लगा सकते हैं। 14% वैक्सीन लगा के पूरे देश में हम अव्वल इस नंबर पे हैं। हम और तेजी से करना चाहते हैं ताकि संक्रमण से बचाव किया जा सके। भूपेश जी, आपने ऑक्सीजन से जुड़ी बात की है और आपका कहना ऑक्सीजन की उपलब्धता भी है। हमारे ग्रुप ने भी लगातार ऑक्सीजन रिफिलिंग के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को भी दिया गया हमारे तरफ से भी, हमारे ग्रुप की तरफ से। तो प्रदेश में जो वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की ज़रूरत है उसके बारे में क्या आपकी केंद्र से बात हुई है, केंद्र सरकार से बात हुई है, प्रधानमंत्री जी से या स्वास्थ्य मंत्री जी से? लगातार पत्राचार जारी भी है और अधिकारी लोग सब संपर्क में हैं कि हम लोग पहले भी ऑक्सीजन की मांग किए थे, वैक्सीन की मांग किए थे, और जो सुविधा है उसके लगातार हम लोग रख रहे हैं, लेकिन जो अपेक्षित सहयोग है वो नहीं मिल पा रहा है। भूपेश जी, जिस तरह से लॉकडाउन लगा, दुर्ग में लगा तो वहाँ थोड़ी सी स्थिति नियंत्रण में आई, रायपुर में करीब 1 हफ्ता होने जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन से ये जो संक्रमण रेट है वो कम होगा और ये लॉकडाउन का एक्सटेंड हो सकता है? बिल्कुल, मैं लॉकडाउन के बिल्कुल पक्षधर में नहीं हूँ, बल्कि स्व अनुशासन के पक्षधर में हूँ। सभी नागरिक ये कोरोना प्रोटोकॉल का यदि पालन करना शुरू कर दें, ये बीमारी से आसानी से लड़ा जा सकता है। लेकिन जैसे हम लॉकडाउन खोलेंगे, तुरंत भीड़ है वो सड़कों पर उतर आती है, बाजारों में चली जाती है, और उसके कारण से फिर तेजी से संक्रमण फैलता है। पहले तो हमने 144 धारा लगाया था, फिर नाइट कर्फ्यू, उसके बाद फिर मजबूरी में ये लॉकडाउन करना पड़ा है। और लॉकडाउन के बाद दुर्ग में कुछ आंकड़ों में कमी आई है, बढ़ा नहीं है, और उसी प्रकार से रायपुर में भी अब आंकड़े स्थिर होते जा रहे हैं, और ये लॉकडाउन के कुछ असर कुछ दिनों में दिखाई देगा जिसमें कमी आएगी, लेकिन ये स्थायी हल नहीं है। मैं बार बार अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से कि ये हाथ जरूर धोएं, लगातार धोते रहें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क लगाएं और दूरी बना के रखें। यही इसका सही मायने में बचाव ही में सुरक्षा है। ये जो उपाय अपनाने से ही हम अपने आप को बचा सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि द्वितीय जो लहर आया है वो ज्यादा संक्रमण फैला रहा है, और ज्यादा इसके लक्षण पहले संक्रमण की अपेक्षा दूसरे प्रकार के आ रहे हैं और जानलेवा साबित हो रहे हैं। तो इसलिए बचाव बहुत जरूरी है। चिकित्सक और विशेषज्ञ लगातार और स्टाफ लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब उसके सहयोग खुद के बचाव करके पूरे समाज को सहयोग करने की मैं अपील सबसे करता हूं। भूपेश जी, आपकी सरकार ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया कि रेमडेसिविर की उपलब्धता यहाँ पर सुनिश्चित की, उसके अलावा उस पर से सरकारी नियंत्रण माने जो सरकार दे रही थी उसको खत्म किया। तो क्या इससे एक कालाबाजारी की आशंका को किस तरह से समाप्त करेंगे? क्योंकि अस्पतालों को एक तो क्या है कि बाजार में मेडिकल स्टोर में लाइन लगा के लोग खरीद रहे थे। ये उसी प्रकार की स्थिति बनी थी जब फर्स्ट फेज में जब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के लिए लोग लाइन लगा रहे थे और कालाबाजारी हो रही थी और सब लोग अपने घर में स्टोर कर रख रहे थे। उसी प्रकार से इसको भी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा रेमडेसिविर जो है वो विशेष परिस्थिति में विशेषज्ञों के देख रेख में लगाया जाता है, जब स्थिति बहुत बिगड़ जाती है, हालत तबियत ज्यादा खराब हो जाती है, तब लगाया जाता है। ये सामान्य जो कोरोना मरीज है उसको ये नहीं लगाया जाता है। तो इसलिए ये हॉस्पिटल में ही, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, उसी को वितरित किया जा रहा है, ताकि क्योंकि लगना तो हॉस्पिटल में ही है, तो वहां मरीज
मरीजों को लगे, उपलब्ध हो सही समय पे, इसलिए कोशिश की जा रही है और रेमडेसिविर की आपूर्ति लगातार की जा रही है, जिससे कालाबाजारी भी रुके और लोगों की जागरूकता जरूरी है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इसे जानना समझना जरूरी है कि रेमडेसिविर आखिर लगता कब है, ये जानना बहुत जरूरी है। भूपेश जी, इस बार का जो लहर है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंच गया। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसके फैलाव को रोकने के लिए वहां कोविड सेंटर और बाकी तैयारियों की क्या स्थिति है, इसके बारे में जरूर जानना चाहूंगा। देखिए, ये होली के समय बहुत सारे हमारे जो ये विदर्भ में जो कमाने खाने जाते हैं, जो वो लोग जो लौटे, तो गांव-गांव में खासकर राजनांदगांव जिला है, दुर्ग जिला है, बेमेतरा जिला है, इसमें खूब तेजी से फैला है और ग्रामीण क्षेत्र में फैलने के कारण से स्थिति आंकड़ों में और वृद्धि हुई है, क्योंकि साधारण सर्दी बुखार समझ के लोग कोरोना का इलाज नहीं कराते और वो 8-10 दिन बुखार होने के बाद जब सांस लेने में तकलीफ होती है तब वो हॉस्पिटल आते हैं, तब तक की स्थिति बिगड़ जाती है। तो मैं अपील यही करना चाहूंगा, प्रारंभिक लक्षण दिखने पर ही डॉक्टरों से संपर्क में आए, टेस्ट कराएं और जब टेस्ट आप करा रहे हैं तो फिर उस समय बचत परिवार से भी और गांव से, मोहल्ले वालों से दूरी बना के रखें, ताकि आप ठहराए मत। यदि कोरोना पॉजिटिव निकल जाता है तो आप फिर तब तक कई लोगों संपर्क करके फैला चुके हैं, परिवार को संक्रमित कर चुके हैं। तो जब टेस्ट करा रहे हैं तो ये जब तक रिपोर्ट नहीं आता, 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब लगता है, उस समय आप अपने आप को अलग सुरक्षित रखें ताकि अपने परिवार वालों को संक्रमित न करें। दूसरा इसमें हमने अब किया है, जो क्योंकि अब पूरे देश में फैल रहा है, आपने अभी आंकड़ा देखा है कि महाराष्ट्र में भी अब लॉकडाउन लगाने का निर्णय हुआ है और उत्तर प्रदेश में 22,000 से आंकड़े अधिक हो गए हैं, बिहार में फैल रहा है 10,000 के से अधिक आंकड़े अब मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। तो लगातार ये फैलने के बाद दिल्ली में आप देखेंगे तो वहां भी भयावह स्थिति है, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं और अब जो होटल है उसको भी लेने की वहां सरकार सोच रही है। तो ऐसी स्थिति में लोग अब काम छोड़ के घर वापस आ रहे हैं, तो मजदूर लोग आएंगे तो वहां टेस्टिंग की व्यवस्था, बिना निगेटिव टेस्ट के वो अपने गांव या घर नहीं जा सकते। रेलवे स्टेशन में भी इसकी व्यवस्था की गई है, एयरपोर्ट में भी इसकी व्यवस्था की गई है, क्वारंटाइन सेंटर भी खोल दिए गए हैं और आइसोलेशन की भी व्यवस्था की गई है। और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर में भी अब ऑक्सीजन बेड की तैयारी हो चुकी है, बहुत जगह स्थापित हो चुके हैं और बहुत जगह निर्माणाधीन है। तो हर स्तर पे हम लोगों को कोशिश है और उसी प्रकार से कंट्रोल रूम भी, कोविड कंट्रोल रूम की स्थापना भी की गई है, हर जिले में की गई है। उसके नंबर के प्रचार प्रसार भी लगातार किए जा रहे हैं, उससे जो संक्रमित और बचाव के उपाय की जानकारी वहां से ली जा सकती है और किस प्रकार की सुविधा सहायता चाहिए तो उससे भी कंट्रोल रूम से ही जानकारी ली जा सकती है। भूपेश जी, जब ये कोरोना का विस्तार इस बार दूसरी लहर में हुआ तो एक आरोप लगे कि यहाँ पर जो क्रिकेट हुआ उसके कारण ये इस तरह के आरोप भी सामने आए और लगातार देखा जा रहा है कि देश में भी बड़े धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, जैसे कुंभ हो रहा है और बाकी जगह राजनीतिक रैलियाँ हो रही। तो क्या आप इन सब चीज़ों को किस तरह से देखते हैं और इसका यहाँ पर असर ना हो उसके लिए सरकार क्या करने जा रही है? देखिए, जहाँ तक क्रिकेट की बात है तो क्रिकेट में जब इंडिया मैच खेली उसी दिन थोड़ा सा भीड़ हुआ है और बचा दिन तो खाली ही रहता था स्टेडियम। और भारतीय जनता पार्टी के जब यदि क्रिकेट से ही इतना एलर्जी था तो खुद क्यों आयोजन कराते रहे और भीड़ इकट्ठा करते रहे और खुद भी वहां मैच देखने गए। और कल राज्यपाल महोदया ने ये स्पष्ट कहा है कि ये जो दूसरा लहर है वो विदर्भ से आया है और ये उद्धव ठाकरे जी ने कहा उस दिन प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि विदर्भ से सटे हुए जो जिले हैं, खासकर छिंदवाड़ा है, मंडला है, आसपास के जिले हैं, उसमें कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। वही बात तो कल महामहिम ने भी कहा है और यही बात हम लोग भी कर रहे हैं कि गांव-गांव फैला, जैसे आपने कहा। वो जो वहां से जो लोग आए हैं उसके कारण से कोरोना विस्फोट हुआ है। लेकिन इनको तो पहले थाली बजाए, फिर घंटी बजाए, फिर मोमबत्ती जलाए, अब वो गाल बजाने का काम कर रहे हैं। ये लगातार इनका अफवाह फैलाने का काम, ये फैक्ट्री बंद करे कम से कम। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि ये प्रधानमंत्री भी नहीं सुनते। पहले तो ये लोग
घंटी थाली बजा लिए, लेकिन अभी वैक्सीन उत्सव मनाने के लिए बोले तो भारतीय जनता पार्टी के एक भी आदमी नहीं आया। कल जब राज्यपाल ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और ये बैठक प्रधानमंत्री के कहने से हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कितने गंभीरता से ले रही है पता चल रहा है कि उसके जो प्रदेश अध्यक्ष है वो इसमें शामिल नहीं हुए, और वो आरोप लगाते हैं। ये आरोप में कोई दम नहीं है, केवल अफवाह फैलाने काम कर रहे हैं। वैक्सीन में बोले वैक्सीन है, ये नहीं लगा। आंकड़े बता रहे हैं पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीन परसेंटेज में देखेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ है, सबसे ज्यादा सैंपल लेने में हम छत्तीसगढ़ आगे है। मृत्यु दर आप देखेंगे जब पंजाब में 2.7% है, महाराष्ट्र में 1.7% है, और बहुत सारे पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्य जिसमें 1.6% है, मध्य प्रदेश में 1.2% है, तो छत्तीसगढ़ में केवल 1.09% है। यदि आंकड़े के हिसाब से देखें तो हम दूसरे राज्यों से बेहतर हैं, फिर भी हमारी कोशिश है कि और अच्छा करें, लोग किसी की मृत्यु न हो, हमारी कोशिश होगी, सबको इलाज मिल सके, ये हमारी कोशिश है। और सब समाज को सबको सहयोग ले रहे हैं। ये लोग केवल राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, एक भी सहयोग की बात ये लोग नहीं करते, केवल अफवाह फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया जा रहा है। भूपेश जी, इस समय जो माहौल है उसमें बहुत ज़्यादा नकारात्मकता फैल रही है और ज़रूरत है सकारात्मकता की, और साथ में आपके साथ सहयोग करने की। सरकार तो अपना काम कर रही, समाज की और हम सभी की जिम्मेदारी कि आपके साथ सहयोग करें। हमारा चैनल, हमारा ग्रुप इस सरकार के इस काम में लगातार सहयोग कर रहा है। तो आखिरी में चाहूँगा कि लोगों के लिए एक ऐसा कोई संदेश दें जिसमें 100 अनुशासन की जो आपने बात की है वो भी आ जाए, और लोग बाग जो चीज़ आप चाहते हैं, लोगों से जो आपकी अपेक्षा है, जनता उसको पूरा करे। देखिए, कोरोना ने सारे जो सामाजिक मापदंड है उसको ध्वस्त कर दिया है। हम चाहे वो शादी ब्याह की बात करें, चाहे छठी की बात करें, चाहे मृतक कार्य है उसकी बात करें, सारे मापदंड ध्वस्त हो गए हैं। आज जो लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, हेल्थ वर्कर हैं, जो आज कोरोना संक्रमण के कारण से हमारे जो परिजनों की मृत्यु हो रही है, हम मुखाग्नि तक नहीं कर पा रहे हैं, दूर से कर पा रहे हैं। सारे कार्यक्रम जो वहाँ शमशान घाट में तैनात जो कर्मचारी है वो कर रहे हैं। हमारे परिवारों के हमारा जो दायित्व है वो दायित्व वो पूरा कर रहे हैं। वो कार्यकर्ता वो जो मर्चुरी में काम कर रहे हैं, जो शव को सैनिटाइज करके उसे पैकिंग कर रहे हैं, वो हमारा दायित्व पूरा कर रहे हैं। हमारे परिजनों के शव को शमशान घाट तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो काम हमारा था, हमारे परिवार का था, हमारे समाज का था, वो काम वो लोग कर रहे हैं। तो आज ऐसे समय में उन लोगों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, उसे समर्थन देने की जरूरत है, उसे उसकी आलोचना करने की नहीं, वो किस परिस्थिति में काम कर रहे हैं। यदि हमको थोड़ा सा डेड बॉडी मिलने में विलंब हो जाता है तो हमको कितनी पीड़ा होती है। लेकिन अब ये सोचिए कि वो जो हमारा काम है उसको वो लोग कर रहे हैं, चाहे वो शव को लाने की बात हो, चाहे वो दाह संस्कार करने की बात हो, चाहे और दूसरे कार्यक्रम है उसमें कर रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग आपके इलाज में, परिवार के लोगों के इलाज में जो लगे हैं, जो प्रशासन दिन रात मेहनत कर रहा है, जो समाज के लोग आगे बढ़ के सहयोग कर रहे हैं, उससे प्रोत्साहित करने की जरूरत है और ऐसी चीज बताने की जरूरत है कि इन लोगों ने इस प्रकार से सहयोग किया है। तो ये सहयोग की भावना हमारी बढ़ेगी, एक दूसरे के सहयोग करेंगे। संकट में एक दूसरे के सहयोग करने की आवश्यकता है। आलोचना तो कोई भी कर लेता है, लेकिन सहयोग में जो हाथ बढ़ता है उसे लोग हमेशा याद रखते हैं। तो मैं अपील करना चाहता हूँ सभी सामाजिक संगठनों से, सभी व्यक्तियों से कि इस संकट काल में हम सब एक दूसरे का हाथ बटाएं, सहयोग करें, समर्थन दें, ताकि इस कोरोना को पराजित कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी हमसे जुड़ने के लिए और लोगों के बीच में सकारात्मकता का प्रसार करने के लिए। साथ ही साथ जो बात आपने कही कि हमें उन लोगों के प्रति जरूर कृतज्ञ होना चाहिए जो इस समय इन कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, जहां पर हम खुद अपने स्वजनों का, परिजनों का कुछ नहीं कर सकते, वहाँ वो लोग अपनी पूरी जान लगा के काम कर रहे हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।